नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसरो के बारे में। इसरो के एक ऐसे रोचक और चैलेंजिंग सफर के बारे में जिसको जानकर प्रत्येक भारतीय को गर्व महसूस होगा। हाल ही में इसरो के जो वर्तमान चीफ हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं बी नारायण साहब, उन्होंने इस बात को सामने रखा कि इसरो अभी तक 9 विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो के द्वारा 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कुछ सालों में 8 से 10 विश्व रिकॉर्ड इसरो के द्वारा और बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो सारी टेक्नोलॉजी इसरो के आसपास घूमती है। यानी इसरो से शुरू होती है, इसरो पे खत्म होती है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था भारत के वैज्ञानिकों के लिए। ये सफ़र इसलिए इतना आसान नहीं था क्योंकि हमारे पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि शुरुआती दौर में दुनिया के बहुत से देशों ने हमारा मजाक भी उड़ाया है। यानी हम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर रहे थे कम से कम संसाधनों में। आप एक फोटो हमेशा देखते होंगे अंतरिक्ष में, ये बैलगाड़ी पर एक सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स हैं उनको ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। ये एक्चुअल फोटो है बैलगाड़ी पर। इसरो की जो टीम है, शुरुआत में उस समय तो इसरो का गठन भी नहीं हुआ था, उस समय की बात है। यहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ और आज हम चंद्रयान की 3 सीरीज, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड, मंगलयान और सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य एल मिशन तक छोड़ चुके हैं। गगनयान मिशन के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजे जाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है और ये जल्दी सफल हो जाएगा। और फिर हम 2040 तक चंद्रमा की सतह पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की भी कोशिश कर रहे हैं। यानी हमने ये भी एक टारगेट बना लिया है। तो ये अपने आप में बहुत रोचक कहानी है जो इसरो के गठन से शुरू हुई है, इसरो के प्रयास से शुरू हुई है। और इन सब जितने भी ये हमारी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उस सब में भारत के कुछ होनहार वैज्ञानिक जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, इसरो के लाखों ऐसे साइंटिस्ट, हजारों ऐसे साइंटिस्ट जो दिन रात काम करते हैं। और कई बार ये न्यूज़ सामने आती है कि कई प्रोजेक्ट पर उनको घर जाने तक की अनुमति नहीं होती है। यानी वो लगातार वहीं पर रहकर 24 घंटे काम करते हैं। तो आज हम इसी सफ़र को समझेंगे, ध्यान से समझना। देखिए, 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी थी। पूरी दुनिया में सबसे पहले 1957 में रसिया के द्वारा, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, दुनिया का पहला सैटेलाइट भेजा गया स्पुतनिक फर्स्ट। और उसके एक साल बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा पहला सैटेलाइट भेज दिया गया एक्सप्लोरर फर्स्ट। और इस तरीके से दुनिया में एक स्पेस रेस शुरुआत हो गई। भारत के एक वैज्ञानिक जो इंग्लैंड से पढ़कर भारत लौटे थे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय, वापस आए थे। और इस तरीके से उन्होंने सोचा था कि वर्ल्ड वार समाप्त होते ही मैं वापस लौट जाऊंगा। लेकिन भारत की जो एक खुशबू है या भारत की ज़मीन है, उसने उनको छोड़ा नहीं और विक्रम साराभाई यहीं पर रुक गए। उसके बाद उन्होंने स्पेस के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। एक तरफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ स्पेस के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई काम कर रहे थे। 1962 में एक कमेटी बनाई गई सरकार के द्वारा, इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई को पता था कि अगर स्पेस के क्षेत्र में काम करना है तो हमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी और प्लस हमें सैटेलाइट लॉन्च सेंटर बनाने होंगे। तो इन्होंने इस सब पर काम किया और एक लॉन्च सेंटर बनाया गया, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, जो कि आप केरल में थुम्बा जगह पर है। अभी वहाँ पर बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बनाया हुआ है। यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआत की। शुरुआती तौर पर रॉकेट तकनीक बनाना बड़ा मुश्किल था तो भारत ने साउंडिंग रॉकेट से शुरुआत की। अमेरिका से एक साउंडिंग रॉकेट बनाया गया, मंगाया गया, आयात किया गया और उस साउंडिंग रॉकेट को वहीं थुम्बा से लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक।
यहाँ से भारत का सफर स्टार्ट हुआ। 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट भी लॉन्च किया, आर्यभट्ट। ये रसिया की सहायता से छोड़ा गया था, जिसे रूस के जो लॉन्च व्हीकल है वहीं का लॉन्च सेंटर है उसकी सहायता से भेजा गया, लेकिन इसरो ने इसका निर्माण किया था। इसरो का गठन 1969 में हो गया था, यानी अंतरिक्ष एजेंसी हमारी 1969 में बनी। विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने और 1971 में इनकी संदिग्ध मृत्यु के बाद, अचानक मृत्यु के बाद हमारे स्पेस प्रोग्राम को झटका लगा। उसके बाद प्रोफेसर एम जी के मेनन को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये रूटीन जो यानी एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अध्यक्ष इनको नहीं बनाया गया था। और फिर तलाश जारी रही और तलाश खत्म होती है प्रोफेसर सतीश धवन पर, जो स्पेस के सबसे ज्यादा लंबे समय तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। विक्रम साराभाई की जो भी नींव रखी गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा, उसको आगे बढ़ाया सतीश धवन साहब ने। और उसके बाद कई होनहार जो साइंटिस्ट हैं वो इसरो के चीफ रहे और वर्तमान में बी नारायण साहब जो हैं इसकी बागडोर संभाल रहे हैं। जैसे कि यू आर राव साहब हैं, कस्तूरी रंगन जी हैं, ये माधवन नायर हैं, राधा कृष्णन हैं, श्री एस किरण कुमार हैं, के सिवान हैं और एस सोमनाथ। इन सभी ने इसरो की कमान संभाली है। हम बात करने जा रहे हैं वो 9 विश्व रिकॉर्ड कौन से हैं जिनकी चर्चा बी नारायण साहब ने की है, उन और आने वाले समय में कौन कौन से विश्व रिकॉर्ड इसरो बनाने जा रहा है। तो दोस्तों एक चीज आप समझिए कि हमने एक साउंडिंग रॉकेट से स्टार्ट की नाइक अपाचे से 1963 में, क्योंकि हमारे पास उस समय साउंडिंग रॉकेट बनाने की तकनीक भी नहीं थी। लेकिन बहुत जल्दी हमने इस तकनीक को एडॉप्ट करना शुरू किया। 1979 में भारत का पहला रॉकेट बनाया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, और जिसका नाम था SLV-3। उसके बाद भारत ने धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। असली मोड़ जो आता है, असली शुरुआत जो होती है वो होती है 2008 से। 2008 से हमने वैश्विक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। कैसे किया? 2008 में भारत ने सबसे पहले एक रिकॉर्ड बनाया चंद्रयान फर्स्ट सैटेलाइट को छोड़कर। चंद्रयान फर्स्ट सैटेलाइट जो है इसमें हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया। कैसे विश्व रिकॉर्ड था ये, क्या इसमें खास बात था, समझना। चंद्रयान फर्स्ट जब हमने लॉन्च किया, पहली बात तो हमारे पास में ऐसा कोई रॉकेट नहीं था जो चंद्रमा की ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को लेकर चला जाए। हमारे पास GSLV तकनीक नहीं थी, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन हमारे बने नहीं थे। तो हमने हमारा जो सबसे विश्वसनीय रॉकेट है PSLV, उसी का उपयोग किया और PSLV C11 के माध्यम से चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया। इस चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा विश्व रिकॉर्ड क्या बनाया गया है? ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी के साक्ष्य दिए हैं। यानी ये पहला सैटेलाइट है जिसके माध्यम से हमें ये पता चला कि चंद्रमा की सतह पर कहीं ना कहीं बर्फ के रूप में जल के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। फर्स्ट टू डिटेक्ट वाटर मॉलिक्यूल ऑन द मून सरफेस, ये इसका विश्व रिकॉर्ड है। और इसकी पुष्टि हमने नहीं की, इसकी पुष्टि नासा के द्वारा की गई है। एक और बात, चंद्रयान फर्स्ट के साथ हमने एक पेलोड भेजा था, उसने चंद्रमा की सतह पर भारत के तिरंगा को भी अंकित किया था। वो हमारा विश्व रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारे लिए अच्छा रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर ये है। 2008 में ये रिकॉर्ड बना। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रयान की कहानी। पहले मैं बता दूं, फिर हम चंद्रयान, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड हैं, फिर हम दूसरे बाकी के उस पर आएंगे। चंद्रयान फर्स्ट के बाद भारत ने चंद्रयान सेकंड को भी भेजा। चंद्रयान सेकंड जो मिशन है हमारा, वो 2019 में गया। और इसके साथ भारत की आकांक्षा, भारत की इच्छाएं ये थी कि हम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहेंगे। इसलिए चंद्रयान सेकंड के साथ भारत ने एक ऑर्बिटर मिशन भी भेजा था और एक लैंडर मिशन भी भेजा था। हमारा ऑर्बिटर मिशन सफल रहा, यानी चंद्रयान सेकंड के माध्यम से हमने चंद्रमा की ऑर्बिट में तो सैटेलाइट स्थापित कर दिया, लेकिन जो सॉफ्ट लैंडिंग का हमारा ख्याल था, दक्षिणी ध्रुव पर हम सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते थे, वो हमारा विक्रम लैंडर सफल नहीं हो पाया। इससे कुछ दूरी पर ही वो जल गया और विक्रम लैंडर के साथ एक रोबोट भेजा गया था, प्रज्ञान रोबोट, वो भी जलकर खाक हो गया। कहने का मतलब हमारा एक जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और कुछ ही समय बाद हमने चंद्रयान
थर्ड को यहाँ से लॉन्च किया, और चंद्रयान थर्ड के साथ जब विक्रम लैंडर को वापस भेजा गया तो चंद्रयान थर्ड इसमें सफल रहा। यानी हम चंद्रमा की सतह पर किसी सैटेलाइट को चंद्रमा की सतह पर किसी सैटेलाइट को सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडिंग कराने में सफल हो गए। इसके साथ साथ हमने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। विश्व रिकॉर्ड क्या बनाया? अभी तक दुनिया के जितने भी देश थे चंद्रमा पर नॉर्थ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए थे। साउथ पोल, जिसे सुदूर ध्रुव माना जाता है, इस पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। तो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। यानी हम दुनिया के पहले देश हैं जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना एक विक्रम लैंडर उतारा, प्रज्ञान रोवर उतारा, और उसके माध्यम से चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना शुरू किया। चंद्रमा की सतह पर जो मिट्टी है या उसका जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है, उससे बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पता लगा है, भूकंपीय गतिविधियों के बारे में पता लगा है। ये सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान थर्ड के माध्यम से पता चली हैं। यानी हम एक विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं चंद्रयान फर्स्ट से, जो कि पानी की उपलब्धि का पता लगाना। फिर चंद्रयान सेकंड जो है, इसने भी एक रिकॉर्ड ये बनाया था। ऑर्बिटर मिशन में हमने जो कैमरा भेजा था चंद्रयान सेकंड में, वो दुनिया का सबसे बेस्ट हाई रेजोल्यूशन लूनर कैमरा था। यानी ऑर्बिटर मिशन में कैमरे भेजे जाते हैं, सेंसर भेजे जाते हैं, तो जो कैमरा चंद्रयान सेकंड में हमने भेजा वो दुनिया का हाई रेजोल्यूशन कैमरा था। अच्छा, हमारा ऑर्बिटर मिशन तो चंद्रयान सेकंड में सफल रहा ही था। जो आपका जो लैंडर मिशन है वो सफल नहीं हो पाया, जो चंद्रयान थर्ड में हुआ। तो चंद्रयान थर्ड जो है उसने जो रिकॉर्ड बनाया वो क्या है, समझिए। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग नियर लूनर साउथ पोल, यानी साउथ पोल पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग की, और इस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। दूसरी बात, फर्स्ट इन सिटू मेजरमेंट ऑफ लूनर सरफेस नियर सरफेस एनवायरमेंट एट द साउथ पोल। साउथ पोल के पास जाकर मेजरमेंट करना, साउथ पोल की सतह पर मेजरमेंट करना, ये भारत दुनिया का पहला देश है। यानी एक तो सॉफ्ट लैंडिंग और फिर उस सतह का बाकायदा अध्ययन भी किया गया, वहां के एनवायरमेंट को पढ़ा गया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। तो ये है आपके चंद्रयान मिशन के रिकॉर्ड। फिर हम बात करते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान। मंगलयान देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स ऑन मेडन अटेम्प्ट। मेडन अटेम्प्ट का मतलब है कि मंगल ग्रह पर पहले प्रयास में सैटेलाइट स्थापित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। मंगल ग्रह पर सैटेलाइट भेजने के प्रयास अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर किए हैं। किसी को 4 अटेम्प्ट लगे, किसी को 3 लगे। जैसे कि अमेरिका ने 1963 में 1964 में प्रयास किया था, और अमेरिका को जिसका सैटेलाइट का नाम था मैरिनर 4। मैरिनर 4 ये दिखाता है कि अमेरिका ने चौथे प्रयास में सफलता प्राप्त की थी और भारी भरकम खर्चा किया था। उसके बाद रसिया ने सैटेलाइट भेजा, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा। भारत दुनिया का चौथा देश है जो मंगल ग्रह के लिए ऑर्बिटर मिशन सफलतापूर्वक भेज चुका है, और वो भी पहले प्रयास में। यानी यहां हमारा एक रिकॉर्ड जो बनता है मंगल के लिए, यहां पर देखिए आप, यहाँ ये आप देख पाएंगे कि मंगल ग्रह पर सैटेलाइट पहली बात तो पहले प्रयास में भेजा। दूसरी बात, ये दुनिया का सबसे सस्ता मिशन था, कॉस्टली इफेक्टिव था। यानी भारत ने पहली बार में सबसे कम लागत में सैटेलाइट को भेजा था। आप कंपैरिजन करें, 2013 में अमेरिका के द्वारा भी एक सैटेलाइट भेजा गया था जिसका नाम था मावेन। हालांकि अमेरिका बहुत पहले भी भेज चुका था, उस समय उसने बहुत कॉस्ट लगाई थी उसमें। 2013 में जब ये सैटेलाइट भेजा गया तो इसमें $671 मिलियन का खर्चा आया था। इधर बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके जो सैटेलाइट था उसने $386 मिलियन खर्चा किया। जापान जो है इसने $189 मिलियन 1998 में, 2003 में। 2011 में रसिया ने एक सैटेलाइट भेजा होवोस ग्रंट के नाम से, इन्होंने $117 मिलियन खर्च किए। लेकिन इसरो का जो मंगलयान है वो $74 मिलियन खर्च करके सफलतापूर्वक भेजा गया था। मात्र अगर हम रुपए की बात करें तो 450 करोड़ रुपए में हमारा ये मिशन सफल हुआ था। और भारत के जो इसरो चीफ हैं उन्होंने कहा था
कि भारत के नागरिक अगर एक टाइम की चाय की जो कीमत होती है भारत के नागरिकों की, अगर एक समय की चाय छोड़ दें तो हम एक मंगलयान भेजने में सफल हो जाते हैं। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इसरो ने प्राप्त कर ली है, यानी हम उन देशों में आगे हैं। मंगलयान की देखिए, जब मंगलयान की सफलता मिली तो पीएसएल, इसे भी पीएसएलवी से ही भेजा गया था, ध्यान रखना। उस समय जीएसएलवी हमारे पास नहीं था, जबकि पीएसएलवी 500 से 1000 किलोमीटर की ऑर्बिट के लिए बनाए जाते हैं और लाखों किलोमीटर दूर हमने इस सैटेलाइट को भेजा पीएसएलवी से। इस बड़े मिशन के लिए जीएसएलवी होना चाहिए और जीएसएलवी में क्रायोजेनिक तकनीक होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास में डेवलप नहीं हो पाई थी, तो हमने ये सारी रिस्क उठाई पीएसएलवी से, और रिस्क ही नहीं उठाई, पहले प्रयास में हमने सफलता भी प्राप्त की, विश्व रिकॉर्ड बनाए दो। एक तो पहले प्रयास में सफल होना, दूसरा सबसे कम लागत होना। फिर देखिए दोस्तों, और हम आते हैं एक और रिकॉर्ड पर, समझना ध्यान से। सोवियत संघ रूस जो है, उसने एक बार सैटेलाइट अपना एक मिशन भेजा और एक रॉकेट की जो उड़ान थी उसी के साथ 37 सैटेलाइट भेज दिए। यानी अभी तक ये होता था कि एक रॉकेट जब लॉन्च हो रहा है तो वो लगभग एक ही सैटेलाइट लेके जाता था, लेकिन रसिया के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें 37 सैटेलाइट भेजे गए, ठीक है। लेकिन भारत ने इस तकनीक को बहुत जल्दी एडॉप्ट किया और भारत ने अपने पीएसएलवी की सहायता से 2017 में पीएसएलवी C-37 मिशन भेजा। पीएसएलवी C-37 मिशन के साथ विश्वास नहीं करेंगे, 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए। यानी हमने 104 सैटेलाइट भेजने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, 104 सैटेलाइट, और ये अब तक का रिकॉर्ड है। हालांकि इस रिकॉर्ड को स्पेस एक्स के द्वारा तोड़ा गया है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन किसी भी देश की स्पेस एजेंसी अभी तक इस माइलस्टोन पर नहीं पहुंची है। इसी तरीके से, इसको बंद करना संजय एक बार, गेट को, खिड़की। और सॉरी भाई, दूसरी चीज आप देखिए कि पीएसएलवी C-37 से 104 सैटेलाइट हमने भेजे। अभी रसिया के द्वारा 55 सैटेलाइट और भेजे गए हैं, लेकिन 104 सैटेलाइट के टारगेट से वो उपलब्धि काफी दूर है। और इस बात पर जब हमने 104 सैटेलाइट भेजे थे, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने इसरो को कॉन्ग्रेचुलेट किया था। इसमें एक और खास बात थी, 104 सैटेलाइट में से मैक्सिमम सैटेलाइट अमेरिका के थे, अमेरिका के नैनो सैटेलाइट थे। उसका कारण था क्योंकि 2017 में ये मिशन जब हम भेज रहे थे, उससे पहले इसी पीएसएलवी से हम मंगल ग्रह पर हम फतेह पा चुके थे, मंगल ग्रह के लिए ऑर्बिटर मिशन सफलतापूर्वक भेज चुके थे, और इसीलिए भारत की विश्वसनीयता मार्केट में बन चुकी थी। भारत के रॉकेट की विश्वसनीयता, भारत के वैज्ञानिकों की विश्वसनीयता, कम लागत में हाई टेक्नोलॉजी के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ किसी स्पेस मिशन को पूरा करना, ये इसरो की आदत बन चुकी है। और ये बात दुनिया को समझ में आ गई कि भारत पीएसएलवी C-37 जैसे मिशन वापस से भी पूरे कर सकता है। फिर आती है बात सबसे कठिन तकनीक, जिसके लिए भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा था, क्रायोजेनिक तकनीक। दोस्तों, क्रायोजेनिक तकनीक मैं आपको बता दूं कि जैसे रॉकेट जो होते हैं, उन रॉकेट के अलग अलग स्टेज में, जैसे कि मान लीजिए पहली स्टेज है, इसमें जनरली सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, ठीक है। दूसरी स्टेज है, उसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, लिक्विड फ्यूल। तीसरी स्टेज जो होती है, लास्ट स्टेज, जीएसएलवी की बात कर रहा हूं मैं, इस जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई तक 36,000 किलोमीटर या चंद्रमा या मंगल ग्रह के लिए ये रॉकेट हमने बनाया है, जिसके 3 हमारे पास वेरिएंट हैं, जीएसएलवी मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। ये क्रायोजेनिक तकनीक के बिना अधूरा है। क्रायोजेनिक तकनीक हमारे पास में नहीं थी। 1991 में हमने रूस से 7 क्रायोजेनिक इंजन आयात किए थे। उन 7 क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग करके हम क्रायोजेनिक तकनीक अपनी खुद की भी डेवलप कर रहे थे साथ साथ। 2010 में क्रायोजेनिक तकनीक यानी क्रायोजेनिक इंजन का हमने परीक्षण किया, लेकिन वो फेल हो गया। फिर हमें सफलता मिली 2014 में। 2014 में भारत ने अपना इंडिजेनस टेक्निक के आधार पर अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया। इस क्रायोजेनिक इंजन के बनने के बाद बहुत ज़्यादा दूरी तक सैटेलाइट भेजना या फिर भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना
हमारे लिए संभव हो पाया, और उसी की देन है कि आज हम गगनयान जैसे मिशन पर भी काम कर रहे हैं। अगर ये तकनीक हमारे पास नहीं होती तो हम ऐसा कभी नहीं कर पाते। भारत ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, रामजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन सभी इसरो के निर्देशन में बना लिए हैं। सभी की टेस्टिंग हो चुकी है। क्रायोजेनिक इंजन को तो बाकायदा यूज कर रहे हैं हम, और स्क्रैमजेट इंजन जो है उसके कई परीक्षण हो चुके हैं। क्रायोजेनिक इंजन थोड़ी सी महंगी और जटिल तकनीक है। क्रायोजेनिक इंजन में ध्यान रखना, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में लाकर उपयोग में ली जाती है। जनरली हाइड्रोजन गैस में होता है, लिक्विड में लाते हैं। ऑक्सीजन इसमें लिक्विड स्टेट में, और बहुत कम तापमान पर, हाइड्रोजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरी तरफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन में परिष्कृत केरोसिन काम में ली जाती है, और ऑक्सीकारक यानी ईंधन को जलाने के लिए यहाँ पर भी तरल ऑक्सीजन इसी की तरह काम में लिया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन में और इसमें अंतर इस बात का है कि यहाँ पर ईंधन है लिक्विड हाइड्रोजन, और यहाँ पर ईंधन है केरोसिन। दुनिया का सबसे बेस्ट माना जाता है लिक्विड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड कराती है। दूसरी तरफ केरोसिन भी बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है। इससे थ्रस्ट ज़्यादा मिलता है, इसके थ्रस्ट की तुलना में, लेकिन इम्पल्स जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मिलता है, स्पीड इससे बहुत ज़्यादा मिलती है। तो दोनों ही तकनीक पर भारत सफलतापूर्वक काम कर चुका है, और जो हमारा इस समय सबसे बड़ा रॉकेट है जिसको हम GSLV मार्क 3 या LV 3 कहते हैं, उसके कई सफल मिशन हमने भेज दिए हैं। इसी की सहायता से हमने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक भेजा है। तो इस तरीके से भारत इस कैटेगरी में महारत हासिल कर चुका है। अब बात आती है कि हम 8 से 10 विश्व रिकॉर्ड क्या क्या और बनाने वाले हैं। तो देखिए, उनकी सबकी लिस्ट तो ऊपर नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे मिशन हैं। जापान के साथ में एक जैसे कि लूपेक्स मिशन आने वाला है। फिर हम चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 पर लगातार काम कर रहे हैं। 2040 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा, और आने वाले फिर उनके कुछ सालों बाद चंद्रमा की सतह पर भी अंतरिक्ष यात्रियों को भेज सकेंगे। तो ऐसे करके इसरो अभी वर्तमान में दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसी में आती है। साथ में बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपनी जो सिद्धता है, अपनी जो पावर है, उसको लगातार दिखा रही है, और भारत का नाम रोशन कर रहा है। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। आपका जो भी फीडबैक है वो ज़रूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए सेशन में नई जानकारी के साथ, बेहतर जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।